नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 90 निकायों के लिए काउंटिंग की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है और बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। कई जगहों पर निर्दलियों ने मुकाबले को रोचक बना दिया है। 2669 वार्डों के अभी तक नतीजे आए हैं, जिसमें से 979 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, जबकि 1042 वार्डों पर कांग्रेस ने कब्जा किया है और 643 वार्डों पर अन्य ने कब्जा किया है। 50 प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध जीत चुके हैं। तो अभी तक की स्थिति अगर देखें तो कांटे की टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस में। कई जगहों पर जो निर्दलीय हैं या छोटी पार्टियां जो हैं, उन्होंने मुकाबले को बेहद रोचक बना दिया है। कई जगहों पर तो निर्दलियों ने अपना बोर्ड बनाने की स्थिति लाकर खड़ी कर दी है। और आपको बता दें कि 90 निकायों के लिए काउंटिंग की प्रक्रिया जो है वो आज चल रही है। 28 तारीख को मतदान हुआ था और उसके बाद आज मतों की गणना सुबह शुरू हुई। उसके बाद जो रुझान है वो आने शुरू हुए। अब जो है वो कई जगहों पर नतीजे जो हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हो चुके हैं, जिसमें से अगर देखा जाए तो अभी तक जो कुल परिणाम सामने आए हैं उनमें से 979 वार्ड बीजेपी के खाते में, 1042 वार्ड कांग्रेस के खाते में और 643 वार्ड जो हैं वो अन्य के खाते में अभी तक गई हैं। तो कुल 90 निकायों के लिए काउंटिंग की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। उम्मीद की जा रही है कि देर शाम तक सभी 90 निकायों के परिणाम आ जाएंगे। अभी तक 2669 वार्डों के परिणाम सामने आ चुके हैं। कांटे की टक्कर यहां पर अगर देखें तो वो बीजेपी और कांग्रेस में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। 643 वार्डों पर अन्य ने कब्जा जमाया है, जिसमें जो छोटी पार्टियां हैं, अन्य पार्टियां हैं वो और निर्दलियों ने इस मुकाबले को बेहद रोचक बना दिया है, क्योंकि कई जगहों पर बिना निर्दलियों के समर्थन के बोर्ड नहीं बन सकता है। कई जगहों पर ऐसा है, जिसमें हनुमानगढ़ की अगर बात करें तो हनुमानगढ़ में 5 निकाय जो हैं वहां पर स्थिति ऐसी बन रही है कि ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना ही कोई दूसरी पार्टी, बल्कि वहां पर जो निर्दलीय हैं उन्होंने बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। तो कई जगहों पर मुकाबला जो है बेहद रोचक है। तो चलिए अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद तिवारी भीलवाड़ा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा सतवीर हमारे साथ बीकानेर से हैं। अशोक शर्मा सीकर से हैं। सबसे पहले सतवीर आपके पास आ रहे हैं बीकानेर से, क्या अपडेट इस वक्त? बिल्कुल, अगर बीकानेर की बात कर लें तो बीकानेर में 3 जो नगर पालिका है, श्री डूंगरगढ़ और देशनोक और नोखा के अंदर ये संपन्न हो चुके हैं चुनाव। लेकिन नोखा जहां हॉट सीट मानी जा रही थी, वहां पर एक बार फिर विकास मंच ने यहां पर जीत हासिल करी है और विकास जो मंच है उसने यहां पर 28 सीटें दर्ज की और उसके बाद खुशी का जो माहौल है वो नोखा में देखने को मिल रहा है। तो वहीं पर जो यहाँ के जो निवर्तमान जो अध्यक्ष है नारायण जौहर, उन्होंने जिस तरह विकास की बातें की थी, वो विकास की बातें को लेकर ही उन्होंने जो चुनाव यहाँ पर जीता है और यहाँ पर लड़ा भी था। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो उत्साह देखने का माहौल है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो बधाई देने वालों को जो तांता है वो भी लग चुका है और जैसे ही ये जो जीत है वो यहाँ पर हासिल हुई थी, उसके बाद में यहाँ पर जो लोग हैं वो एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और शुभकामनाएं दे रहे हैं। और लगातार, क्योंकि नोखा की अगर बात कर ले तो नोखा में बीजेपी और विकास मंच में सीधी यहाँ पर टक्कर थी। और वहीं पर अगर बात कर ले देशनोक में जहां 25 सीटें थी, जिसमें कांग्रेस ने 11 तो बीजेपी ने 10 और निर्दलीय ने 3 यहाँ पर जो जीत हासिल करी है। फिलहाल जो हॉट सीट यहाँ पर मानी जा रही थी और काफी यहाँ पर प्रतिष्ठा की जो दाव था वो यहाँ पर देखने को मिला था, क्योंकि पूर्व संसदीय जो सचिव है कन्हैयालाल जवर वो भी लगातार जुड़े हुए थे और उसके बाद में जो जीत का जो दावा है वो यहाँ पर देखने को मिला था। फिलहाल कन्हैयालाल जी जवर जी हमारे साथ में, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, विकास मंच और बीजेपी के बीच में बराबर टक्कर थी, किस तरह देखते हैं कि ये जो चुनाव था काफी अहम था और विकास की जो बातें कही गई थी वो विकास हुआ है और आगे किस तरह देखते हैं आप? विकास मंच ने चौथा चुनाव जीता है,
2005 में विकास मंच का गठन हुआ था, 2005 में बोर्ड बना, 2010 में बोर्ड बना, 2015 में बोर्ड बना, 2021 में फिर अब बोर्ड बनने जा रहा है 2/3 बहुमत से। और विकास के लिए, विकास के अलावा हमारे पास कोई काम नहीं है, हम विकास की बात करते हैं। तो ये जो अब 28 सीटें आई है, अब किस तरह देखते हैं आगे जो 5 साल रहेंगे उसमें क्या कुछ ऐसी प्राथमिकता है जो लोगों तक जो विकास के मुद्दे पहुंचे? प्राथमिकता ये रहेगी कि एक तो नगर पालिका आपके द्वार, नगर पालिका में किसी भी आदमी को जाने की जरूरत नहीं रहेगी, कर्मचारी घर पे जाके काम करेगा। और एक नहरी पानी जो पीने का पानी है, 1 अरब 54 करोड़ रुपए की जो स्कीम स्वीकृत है RUIDP के माध्यम से, उसको कंप्लीट करवा के यहाँ स्वरूप लागू करवाएंगे। और CCTV कैमरे 55 लगे हुए हैं और 55 और लगाएंगे ताकि नोखे का पूरा कस्बा CCTV कैमरों से जुड़ जाए। बिल्कुल विकास हो सके। और विकास के बाद में अब जो मुहिम है वो देखने को मिल रही है। उत्साह 700 रुपए मिठाइयों के डब्बे भी आ चुके हैं। और विकास मंच की अगर बात करें तो जिस तरीके से पिछले जो 5 साल थे उसमें भी जो अध्यक्ष हैं नारायण झौर, उन्होंने पदभार संभाला था और उसके बाद में विकास की जो बातें हैं वो कही थी। और अब एक बार फिर यहाँ पर विकास मंच का जो बोर्ड है वो देखने को। अगर बात कर ले हम जैसे डूंगरगढ़ की, तो डूंगरगढ़ अगर जो 40 जो सीटें थी जिसके अंदर से जो भाजपा है उसने 23 सीटें यहाँ पर जीती है, कांग्रेस ने 14, निर्दलीय ने 3। और इस समय भाजपा का जो बहुमत है वो वहां पर डूंगरगढ़ में बन सकता है। लेकिन नोखा जाके हॉट सीट यहाँ पर मानी जा रही थी। बिल्कुल तस्वीर तो ये साफ तौर पे है कि जीत का जश्न जो है वो भी अब मनना शुरू हो गया है और अब बोर्ड बनाने की भी जो तैयारी है वो होगी। अभिजीत भी हमारे साथ अजमेर से जुड़ गए हैं। अभिजीत देखिए, जो 90 निकाय के चुनाव हुए उनमें से एकमात्र नगर निगम जो था वो अजमेर था और वहां पर एक बार फिर से बीजेपी को जीत मिलना, बीजेपी का एक बार फिर से बोर्ड बनना कितना अहम है और कांग्रेस जो उम्मीदें लगाए बैठी थी उसके लिए कितना बड़ा झटका है? 90 निकायों में अजमेर नगर निगम इकलौता था। जाहिर सी बात थी कि इसके लिए दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल जो हैं वो एड़ी चोटी का जोर लगाते, लेकिन इस पूरी कसरत में कांग्रेस जो है वो कोसों पीछे रह गई। जब आज नतीजे सामने आए, महज 18 सीटों में सिमट के कांग्रेस रह गई और 48 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज करके एक बार फिर से अजमेर नगर निगम बोर्ड पर अपना कब्जे को बरकरार रखा है। 13 निर्दलीय चुनाव जीते हैं और 1 RLP के पास सीट गई है। कांग्रेस के अगर इस हार के कारणों की अगर बात की जाए तो इलेक्शन स्ट्रेटेजी और इलेक्शन मैनेजमेंट, इन दोनों ही मोर्चों पर कांग्रेस पूरी तरीके से फेल साबित हुई है। चाहे बात टिकट वितरण से लेकर उसकी कैंपेनिंग तक की बात की जाए, और कैंपेनिंग में भी जो धड़ेबाजी गुटबाजी देखने को मिली खासतौर से अजमेर शहर में कांग्रेस के विभिन्न खेमों के जरिए, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक फायदा पहुंचाया। और न सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचाया बल्कि बीजेपी ने अपने कैडर को और ज्यादा मजबूत बनाते हुए जीत दर्ज की है। इसके अलावा जो 5 अन्य निकाय थे, किशनगढ़ नगर परिषद है, वहां पर भी बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल गया है। विजयनगर नगर पालिका है, वहां पर भी बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल गया है। कांग्रेस के खाते में केवल केकड़ी और सरवाड़ नगर पालिका आई है, जो चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का निर्वाचन क्षेत्र है। इन दोनों नगर पालिकाओं में कांग्रेस ने बोर्ड बनाया है। सरवाड़ में 15 साल के बाद कांग्रेस का बोर्ड बना है, तो ये चिकित्सा मंत्री के लिए एक उपलब्धि के तौर पर कहा जा सकता है। वहीं केकड़ी में भी भाजपा का बोर्ड था, जिसे ध्वस्त करते हुए कांग्रेस ने अपना बोर्ड बनाया है। तो ये दोनों बोर्ड जो भाजपा के थे उनका किला तोड़ते हुए कांग्रेस ने केकड़ी और सरवाड़ नगर पालिका में अपना बोर्ड बनाया, जबकि बाकी 3 जो निकाय हैं वहां पर बीजेपी जो है वो आगे रही है। और सबसे महत्वपूर्ण कि अजमेर नगर निगम में एक बार वापस से कांग्रेस को क्लीन स्वीप करते हुए बीजेपी ने अपना कब्जा को बरकरार रखा है। और अब मेयर पद के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। जो चुनाव के प्रभारी हैं, पूर्व मंत्री और प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, वो अजमेर में ही मोर्चा जमाए हुए हैं और तमाम जो जीते हुए पार्षद हैं उनके साथ गुप्त स्थान पर अभी रायशुमारी चल रही है, जिसमें अनीता भदेल जो दक्षिण की विधायक है वो मौजूद है, वासुदेव देवनानी जो उत्तर के विधायक है वो मौजूद है। इसके अलावा जो निवर्तमान बोर्ड था बीजेपी का, उसमें जो मेयर थे धर्मेंद्र गहलोत और डिप्टी मेयर संपत सांगला, बीजेपी की ओर से इन दोनों ही पदाधिकारियों को इस बार का चुनाव संयोजक और सह संयोजक बनाया गया था। तो इन दोनों की अगुवाई में ही बीजेपी ने इस नगर निगम चुनाव की कैंपेनिंग को पूरा लड़ा है। और अब जब बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल गया है तो मेयर पद के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। हमें बताया यह जा रहा है कि मेयर पद के लिए भाजपा की ओर से सिंगल नेम पैनल तय किया जाएगा। जो भाजपा शहर अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाडा की पत्नी है ब्रजलता हाडा, जो वार्ड 51 से चुनाव जीत कर आई हैं, उनका मेयर बनना लगभग तय है। उनके नाम के आगे जो दावेदार थे वो चुनाव हार गए हैं, चाहे बात करें वार्ड नंबर 7 से वंदना नरवाल की या वार्ड नंबर 50 से डॉक्टर नेहा भाटी की। ये 2 प्रबल दावेदार साथ में खड़े हो रहे थे, लेकिन चुनाव के नतीजों में इन दोनों को हार का सामना करना पड़ा। और ऐसे में
ब्रजलता हाड़ा जो है इकलौता बड़ा नाम है भाजपा के पास। यानी हाड़ा का रास्ता जो है वो अब के लिए जो ये चुनाव के नतीजों ने ही क्लियर कर दिया है कि अब उनके सामने कम से कम कोई दूसरा नाम जो है, बड़ा नाम जो है वो फिलहाल नहीं दिख रहा है। आगे बीजेपी की रणनीति क्या होगी इस पर नजर रहेगी। भीलवाड़ा की स्थिति आपसे जानना चाहेंगे प्रमोद की, भीलवाड़ा से इस वक्त के क्या अपडेट हैं? क्या सभी जगहों के परिणाम जो है वो क्लियर हो चुके हैं या भी इंतजार करना होगा? जिले की 6 नगर पालिका और 1 नगर परिषद, सातों के सातों जो स्थानीय निकाय उनके परिणाम आ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको भीलवाड़ा नगर परिषद बताता हूँ। 70 वार्ड थे, सभी के परिणाम आ चुके हैं। भाजपा को स्पष्ट बहुमत से मैजिक फिगर से 5 दूर है, केवल 31 स्थानों पर संतोष करना पड़ा है। कांग्रेस को केवल 22 सीटें मिली है, 15 निर्दलियों के खाते में गई, 2 एसडीपीआई ने यह खाता खोला। तो इस तरह से भीलवाड़ा नगर परिषद पिछले 3 चुनाव में जहाँ लगातार भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत से अपना बोर्ड बना रही थी, पिछली बार 55 में से 38 सीटें भाजपा ने जीती थी, कांग्रेस को मात्र 8 सीटें मिली थी। इस बार भाजपा को भीलवाड़ा नगर परिषद में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। 70 में से मात्र 31 सीटें, जबकि भाजपा के नेताओं ने 62 का दावा किया था, आधे पे जनता ने रख दिया। कांग्रेस जरूर 8 से बढ़कर 22 तक पहुंची, पर स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस भी 14 दूर है। जिले की मैं 6 नगर पालिकाओं की बात करूं तो 3 पे भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है। शाहपुरा में मिला है, जहाजपुर में मिला और गंगापुर में मिला। गंगापुर नगर पालिका इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि साड़ा विधानसभा में आती है जहाँ उपचुनाव होना है। कांग्रेस को केवल आसीन में स्पष्ट बहुमत मिला है। मांडलगढ़, गुलाबपुरा और भीलवाड़ा नगर परिषद, ये तीनों जो बोर्ड हैं ये निर्दलियों के हाथों में है। वो किसका साथ देंगे उसी का यहाँ चेयरमैन बनेगा। तो इस तरह से पिछले चुनाव में केवल जहाँ कांग्रेस को 2 स्थानों पर सफलता मिली थी, जहाजपुर और शाहपुरा में 5 जगह बीजेपी के बोर्ड बने थे। भाजपा को बड़ा नुकसान इस बार स्थानीय निकायों में भीलवाड़ा जिले में देखने को मिल रहा है। अभिषेक, बिल्कुल एक बड़ा नुकसान जो है वो देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ एक और चीज यहां पर जो आपने कहा कि आने वाले उपचुनाव जो हैं, सहाड़ा जो आपने जानकारी दी, क्या इसका इंपैक्ट आने वाले चुनाव पर कुछ पड़ भी सकता है? विधानसभा के जो उपचुनाव हैं, क्योंकि वो नगर पालिका उसी विधानसभा में है। पिछली बार भी ये जो नगर पालिका थी ये कांग्रेस के पास थी। जब कांग्रेस विपक्ष में थी तब वहाँ चेयरमैन कांग्रेस का था, और आज जब सत्ता में है कांग्रेस, और कल ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने गंगापुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन के बाद हमसे बात करते दावा किया था कि नव नगर निकाय में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। पर जिस नगर पालिका की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है इस समय साड़ा विधानसभा की, वहाँ 12 सीटों पे संतोष करना पड़ा, 25 में से 13 बीजेपी के पास है। तो इसका फर्क तो निश्चित रूप से पड़ेगा, क्योंकि उस क्षेत्र में 3 पंचायत समितियां हैं, उसमें से भी केवल कांग्रेस को एक ही प्रधान बना उनका रायपुर में, साड़ा में बीजेपी का प्रधान बना और सुवाड़ा में बीजेपी का बागी प्रधान बना। तो निश्चित रूप से ये जो इंडिकेशन है ये कांग्रेस के लिए अच्छे नहीं। कांग्रेस को ज़्यादा मेहनत की जरूरत होगी। कांग्रेस को अगर ये साड़ा की सीट बरकरार रखनी है, कैलाश त्रिवेदी के निधन के बाद जो खाली हुई है, तो उसको एडी चोटी का जोड़ लगाना पड़ेगा। बाकी गाँवों और शहरों में जितनी उम्मीद कांग्रेस साड़ा विधानसभा में कर रही थी, वैसे परिणाम तो अभी देखने को नहीं मिले हैं। अभिषेक, चलिए, बिल्कुल वैसे परिणाम जो हैं वो देखने को नहीं मिले हैं। अब सतवीर, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, देशनोक को लेकर के वहां क्या स्थिति है? वहां क्लियर हो गई है? चलिए सतवीर के पास चलेंगे और देशनोक की स्थिति वहां से जानेंगे, लेकिन इस वक्त पहले चलते हैं अशोक शर्मा जो कि सीकर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, सीकर से क्या अपडेट है? वहां सभी जगहों के परिणाम जो हैं वो क्लियर हो गए या इंतजार करना होगा अभी? चलिए अशोक के पास भी चलेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभिजीत, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ अभिषेक, अब मैं जी अभिजीत, तो मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि बीजेपी ने तो अपनी रणनीति जो है वो अब बनानी शुरू कर दी है। साथ ही अगर बात कांग्रेस की जाए, कांग्रेस उम्मीद के अनुसार यहां प्रदर्शन नहीं कर पाई। क्या मेयर पद को लेकर के कांग्रेस विचार करेगी कि वो अपना कैंडिडेट दे या पैर पीछे खींच लेगी?
देखिए, मेयर पद के लिए कांग्रेस का क्या स्टैंड रहता है, ये कांग्रेस के नेता जब मीडिया के सामने आएंगे तो बता पाएंगे। लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो कहती है कि कांग्रेस मेयर का चुनाव लड़ने की रेस से कोसों दूर है। 18 सीटें उसके पास हैं, 13 निर्दलीय हैं और 1 आरएलपी है। इन तीनों को भी मिला लिया जाए तो भी 41 का वो जादुई आंकड़ा जुटा पाना कांग्रेस के लिए अभी, जो कि नतीजे भी कुछ देर पहले ही क्लियर हुए हैं, मौजूदा समय में काफी मुश्किल है। लेकिन इतिहास में ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। 2 महीने पहले ही जब जिला परिषद के चुनाव हुए थे, उनके 32 वार्डों में से 23 वार्ड पर बीजेपी के जिला परिषद सदस्य चुन के आए थे, लेकिन वहां पर जो जिला प्रमुख बना वो निर्दलीय बना, जिसे कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया। तो ऐसी घटनाएं इतिहास में पहले हो चुकी हैं। लेकिन इस बार चूंकि वहां पर बीजेपी ने चोट खाई, अपने बीजेपी से बागी होकर सुशील कंवर पलाड़ा ने निर्दलीय नामांकन भरा था और उन्हें भी कांग्रेस ने समर्थन देकर जिला प्रमुख बनाया। उस गलती से सबक लेते हुए बीजेपी ने इस बार निगम के इलेक्शन में काफी सावधानी बरती और यही कारण है कि जो प्रभारी है अरुण चतुर्वेदी और अशोक लाहौटी, ये लगातार अजमेर में कैंप किए हुए हैं और हर जीते हुए पार्षद के साथ डायलॉग बनाकर उनकी भावनाओं को समझा जा रहा है, उनसे बातें की जा रही हैं और एक नाम पर सर्वसम्मति बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और जो हमें बीजेपी के जो शीर्ष सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि एक नाम पर लगभग सहमति बन गई है और वो नाम जो है डॉक्टर प्रियशील हाडा की पत्नी ब्रजता हाडा का है। अब जो लड़ाई है वो लड़ाई रहेगी डिप्टी मेयर की। डिप्टी मेयर के लिए काफी मशक्कत रहेगी क्योंकि डिप्टी मेयर का कोई पद रिजर्व नहीं होता है। इस लिहाज से जब अनुसूचित जनजाति की महिला का मेयर पद के लिए सीट आरक्षित है तो ऐसे में डिप्टी मेयर के लिए काफी हाथ पैर यहाँ पर भाजपा के जीते हुए पार्षद जो हैं वो मारेंगे। वहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है सेंधमारी की उम्मीद लगा सकती है। लेकिन मोटे तौर पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन में चुनौतीपूर्ण होगा और वो मुश्किलें होंगी कांग्रेस के लिए भी। चलिए ठीक है, अब सीकर से अशोक शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, सीकर से क्या स्थिति है, वहां से क्या अपडेट है, क्या सभी जगहों के नतीजे क्लियर हो गए हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि सीकर में 7 नगरपालिका का चुनाव हुआ था। 7 स्थानों पर जो है परिणाम आ चुके हैं। सबसे खास बात यह रही है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां इन 7 स्थानों पर स्पष्ट बहुमत नहीं ला सकी हैं। 7 ही स्थानों पर जो है निर्दलीय महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बात अगर करें रामगढ़ शेखावाटी की, तो रामगढ़ शेखावाटी में निर्दलीय जो है वो अच्छी खासी संख्या में जीत के आए हैं। इसके साथ फतेहपुर शेखावाटी, लक्ष्मणगढ़, इसके साथ जो है लौसल नगरपालिका, रींगस, श्रीमाधोपुर और खंडेला, सभी 7 स्थानों के ऊपर जो है निर्दलीय अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं और भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को बोर्ड बनाने के लिए इन 7 स्थानों पर जो है निर्दलियों का सहारा लेना पड़ेगा। जी अभिषेक, यानी एक तरीके से अशोक, जो ये परिणाम आए हैं वो ये बता रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी नहीं, अगर जनता के सामने कोई दूसरा बेहतर विकल्प हो तो शायद उसकी तरफ वो देखें। बिल्कुल, ये सही बात है कि जनता बेहतर विकल्प की तरफ जाती है और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा यहां दांव पे लगी हुई थी। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा का जो स्वयं का विधानसभा क्षेत्र है लक्ष्मणगढ़, उसके अंदर भी कांग्रेस स्पष्ट बहुमत नहीं ला सकी है और वहां पर भी जो है निर्दलीय जो है सहारा बनेंगे। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां अगर बोर्ड बनाने में सफल होती है तो। साथ ही अगर हम बात करें तो फतेहपुर विधायक हाकम अली हैं, उनके क्षेत्र में रामगढ़ शेखावाटी में चुनाव था, वहां पर भी जो है कांग्रेस स्पष्ट बहुमत नहीं ला सकी है। और जो तीसरे कद्दावर कांग्रेस के नेता थे परसराम मोरदिया, उनका विधानसभा क्षेत्र जो है धोध पड़ता है, उसमें लोसल में नगरपालिका का चुनाव था। लोसल में भी कांग्रेस और जो है स्पष्ट बहुमत नहीं ला सकी है। तो लोगों ने कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों पर इस बार ध्यान ना देके जो तीसरा विकल्प था निर्दलीय, उनकी तरफ ध्यान दिया है और निर्दलीय जो है 7 ही जो नगरपालिका क्षेत्र हैं इसमें बड़ी संख्या में जीत के आए हैं। बिल्कुल। सतवीर, देशनोक की स्थिति क्या है, वहां क्लियर हो चुका है? जी बिल्कुल, अगर देशनोक की बात कर लें तो देशनोक के अंदर जो कुल सीटें हैं वो 25 सीटें हैं, जिसके अंदर से अगर कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस को 11 जो जीत है वो यहां पर हासिल हुई है, तो वहीं पर बीजेपी को 10 सीट हासिल हुई है। तो ऐसे में जो बोर्ड बनाने की जो कवायद है वो काफी अहम हो चुकी है। कशमकश का जो दौर है वो यहां पर शुरू हो चुका है, क्योंकि जो 3 निर्दलीय यहां पर जीते हैं, एक प्रगति मंच से यहां से जीते हैं, तो ऐसे में जो समर्थित जो बीजेपी अपना दावा कर रही है कि वो जो निर्दलीय है वो उनके पक्ष में आएंगे, ऐसे में जो कांग्रेस है वो दावा कर रही है। लेकिन असमंजस की स्थिति यहां पर देखने को जरूर मिल रही है कि किस तरीके से जो बोर्ड को यहां पर बनाया जाएगा और जैसे ये स्थिति क्लियर हो जाए, क्योंकि निर्दलीय यहां पर काफी अहम भूमिका निभाने वाले हैं और निर्दलीयों ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा था उससे साफ हो गया था, क्योंकि 25 सीटें यहां पर थी। कांग्रेस और जो दावा कर रही थी कि वो यहां पर पूरी तरीके से बहुमत बना लेंगे, लेकिन ऐसे में उन्हें भी यहां पर निर्दलीयों का जो साथ है वो लेना पड़ेगा और बीजेपी भी यहां पर जो दावा है वो कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं माना जा सकता है, क्योंकि ऐसे में जिस तरीके से जो व्यवस्था
चल रही थी। कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पर जो दौरे कर रहे थे, वो दावा कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर निर्दलीयों के पास में जाना ही पड़ेगा और निर्दलीय यहाँ पर काफी जो अहम भूमिका है वो निभाने वाले हैं। निर्दलीयों के पास में अब निर्दलीयों को ये तय करना पड़ेगा कि वो किसको समर्थन यहाँ पर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बोर्ड बनाने की जो पूरी तरीके से कवायद है वो निर्दलीयों के पास में आ गया, यानी कि चलिए बिल्कुल, तो कई जगहों पर अब स्थिति ऐसी है कि बिना निर्दलियों के बोर्ड बनना ही संभव नहीं है। फिलहाल बहुत शुक्रिया सतवीर आपका तमाम जानकारी के लिए। अभिजीत, अशोक और प्रमोद, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमने आपको हमारे खास कार्यक्रम बायजूस यंग जीनियस में मिलवाया। बायजूस के यंग जीनियस स्टेवन से आइए दिखाते हैं हमारे कार्यक्रम में आने के बाद कैसा रहा उनका अनुभव। इनकी उम्र छोटी है पर कारनामे बड़े। कैसा लगा बायजूस यंग जीनियस में शरीक होना, प्रोफाइल होना, देश से जुड़ना, न्यूज 18 के इस मंच पर आना? आइए जानते हैं स्टीवन सैमुअल देवसी से, जो कि कमाल के ड्रमर हैं। स्टीवन, हाय, दिस इज आनंद हियर। हाउ आर यू? आई एम फाइन अंकल, हाउ आर यू अंकल? आई एम वेरी गुड। टेल मी, हाउ डिड यू एंजॉय being on Byju's Young Genius? Yeah, it was a great pleasure for me to be in the Byju's Young Genius. So, thank you. What did you like? What did you enjoy? Did you like the set? Did you like the atmosphere? Did you like talking to me? Yeah, it was after a long time that I did a shoot. So, yeah, it was like What was the because of the COVID, it was a long time. Yes, but what was the most memorable part for you? Yeah, I was able to meet Uncle as well as Vishal Uncle. Yes. Did you like that jam with Vishal Dadlani or and also the performance that you did? Because I enjoyed it thoroughly. Yeah, I loved jamming with Vishal Uncle. What stood out for you? Because your dad was also there. Did your dad enjoy it? Yeah. He enjoyed it. What did your friends have to say? Did you tell them? Yeah, I put it in my school's group, so they all told congratulations. Great, Samuel. All the very, very best. Thank you, Uncle. तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आपको चलते चलते बता दें कि